हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जस्ट बगल में दोस्तों बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दें, जिससे यह होगा कि हमारी जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो दोस्तों, आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो दोस्तों, TTFI के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, मेघना अहलावत को। और दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में TTFI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी TTFI की? 1926 में। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो दोस्तों, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला बनने जा रहा है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव देश है दोस्तों जो मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा को अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, हम इसका कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है। इस समझौते के मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। और दोस्तों, यह समझौता अल्पकालिक विदेशी मुद्रा लिक्विडिटी आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के बैकटॉप लाइन के रूप में स्वैप पर समर्थन प्रदान करेगा। RBI ने 2020 में श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली की सुविधा प्रदान करने के लिए इसी के तरह समझौता हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लागू कब हुआ था? 15 नवंबर 2012 में हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PT ऊषा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। पूर्व एथलीट PT ऊषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 58 वर्षीय PT ऊषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। और प्रधान सचिव दोस्तों कौन था? राजीव मेहता। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के बीज फॉर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य के बीज फॉर्म के भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। अब चलते हैं दोस्तों कुछ एक्सप्लेनेशन दोस्तों, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। कार्बन न्यूट्रल पहला के मदद से विश्व स्तर पर देश हमेशा प्रस्तुत रहेगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दोस्तों सिगरेट खरीदना बंद कर दिया है दोस्तों। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया। एक उल्लेखनीय कदम में न्यूजीलैंड ने एक उपाय अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाइएगा। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। और दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और चीन के सैनिक के मध्य कहाँ झड़प हुई है? तो दोस्तों कहाँ हुई है? तावांग में दोस्तों भारत और चीन के सैनिक के बीच में झड़प हुई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ है? मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में किस योजना को दुनिया की टॉप 10 बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे। अब दोस्तों हम कुछ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया की पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 देशों अधिक पहलों में से चुना गया था। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए जून 2014 में परियोजना शुरू की गई थी। पॉइंट नंबर 2, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और गंगा का कायाकल्प है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, इसका कार्यक्रम के तहत 2022 तक गंगा तट की 1632 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की मुक्त में किया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों नेपाल के बीच। भारत और नेपाल देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मेरा तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मेटे फ्रेडरिक्सन को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो दोस्तों डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता देता हूं। मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा, मेटे फ्रेडरिक्सन को डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। वह एक डेनिश राजनीतिक हैं जो जून 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। वह डेनिश इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा, डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें जटलैंड प्रायद्वीप और कई देशों में शामिल है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बताइए एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 12.895 किलोमीटर है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। USPRL इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। हिमालय के माध्यम से ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 15 दिसंबर 2022 को USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर सुबन और खारी स्टेशनों के बीच एस्केप टनल T49 को जोड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट हो जाएगा, एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। वह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। ये भी दोस्तों पूछ सकता है सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ है? तो दोस्तों भारत की। एस्केप टनल को जोड़ने के दौरान टनल की लाइन और लेवल का सटीक रूप में हासिल किया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? तो कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी 36 दोस्तों। भारत को फ्रांस से कुल 36
राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हो जाते हैं। फ्रांस में सभी लड़ाकू विमान राफेल के डिलीवरी पूरी कर दी है। दूसरा पॉइंट, भारत में आखिरी राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। 4 साल पहले भारत सरकार ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल का सौदा किया था। क्या है राफेल विमान की खासियत? दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्या है राफेल विमान की खासियत। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। स्कॉल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल विमान एक बार 24,500 किलोमीटर तक वजन ले जा सकता है। यह विमान 60 घंटे तक अतिरिक्त उड़ान भी कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की गति 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के गमोचा का जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम को दोस्तों गमोचा का जीआई टैग मिला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के नेता लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के नेता लियो वाराडकर को प्रधानमंत्री चुना गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हो जाते हैं। लियो वाराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। वह भारतीय मूल के हैं और वह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वाराडकर का पहला कार्यकाल 2017 से 2020 तक था। उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस के कार्यालय के मुहर प्राप्त की है। यही हैं दोस्तों, देख लीजिए वाराडकर के प्रधानमंत्री। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हर साल गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्त दिवस। गोवा मुक्त दिवस के दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगालियों को हराकर राज्यों को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र बलों के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। गोवा 1510 से पुर्तगाली उपनिवेशों का हिस्सा था। अगला दोस्तों, गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन विजय कब शुरू किया गया? 18 दिसंबर 1961। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 में जीता? अर्जेंटीना ने दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में जीता। हाल ही में पेटा इंडिया के दौरा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला? तो दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए, सोनाक्षी सिन्हा को दोस्तों मिला था 2022 का खिताब। और दोस्तों 2021 का खिताब अगर पूछा जाता है तो दोस्तों आलिया भट्ट को मिला। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों जान लेते हैं। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। पेटा भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार गैर लाभकारी समूह है। पेटा इंडिया के लिए चमड़े के खिलाफ अपने अभियान के लिए उसने खिताब भी मिला। सोनाक्षी के इस एक्शन से फैशन के लिए मारे गए कई जानवरों की जान बचाने में मदद मिली। वह कुत्ते और बिल्ली के अधिकारियों को प्रबल हिमायती है। हर साल चमड़े के सामान के लिए 1.4 अरब से अधिक गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को मार दिया जाता था। पिछले साल आलिया भट्ट को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में हुई थी। अगर दोस्तों पेटा इंडिया की स्थापना पूछ लिया जाता है तो 2000 हो जाएगा दोस्तों। अगर 2021 का पूछ लिया जाता है पेटा इंडिया का खिताब कितने जीता, तो आलिया भट्ट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH नेशंस कप 2022 जीता? तो दोस्तों स्पेन को हराकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर FIH नेशन कप 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों किसे चुना गया था WHO के साइंटिस्ट? डॉक्टर जेरेमी फरार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेरेमी फरार दोस्तों WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया। और दोस्तों WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों हुआ था। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो दोस्तों इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 7000 किलोमीटर की रेंज है। जो दोस्तों भारत के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक है वो 5007 किलोमीटर की रेंज में जाता है। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेता हूँ। भारत ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सफलतापूर्वक किया है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। उड़ीसा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर यह परीक्षण किया गया। इनकी खिसाइतियों से है लैस। नई अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर है। अग्नि 5 की ऊंचाई 17 मीटर लगभग है दोस्तों और इसका व्यास दोस्तों 2 मीटर है। मिसाइल की वजन दोस्तों लगभग 50 टन है जो कि 1.5 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम है। बता दें कि भारत के पास पहले से ही 700 किलोमीटर रेंज दे वाली अग्नि 1 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3 मिसाइलें हैं दोस्तों। इसको आप मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोस्तों अग्नि फर्स्ट है वो 2000 किलोमीटर रेंज में है, अग्नि 2 2500 किलोमीटर और अग्नि 3 3500 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को दोस्तों किया गया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से हो जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप से। लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 विश्व कप अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल है। इससे पहले 1986 में अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी कतर में की थी। ये भी दोस्तों पूछ सकता है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है कहाँ हुआ था? कतर ने दोस्तों की थी। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी ने। गोल्डन बूट अवार्ड लगा दोस्तों, आपसे गोल्डन बूट अवार्ड पूछ लिया जाए किलियन एम्बाप्पे हो जाएगा दोस्तों। अगर गोल्डन ग्लव हो जाएगा तो एमिलियानो मार्टिनेज हो जाएगा दोस्तों। फीफा का फुल फॉर्म दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन दोस्तों हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। फीफा की स्थापना अगर पूछ लिया जाता है तो 1904 में दोस्तों हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। और दोस्तों इसके अध्यक्ष की यानी इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। ये सब जितने भी मैंने आपको बताया फीफा वर्ल्ड के, ये सब दोस्तों वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने
अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। तो दोस्तों किसने शुरू की है? अरुणोदय असम ने दोस्तों किया है। यह योजना गरीबी को समाप्त करने और राज्य के भीतर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को एकीकृत करने का प्रयास करती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों किसने की थी दोस्तों? अमित शाह ने दोस्तों कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता में जो बैठक की थी दोस्तों, 17 दिसंबर 2022 में दोस्तों किया था अमित शाह ने। और दोस्तों बैठक में अंतर्राज्यीय सीमाओं में पर सुरक्षा, भारत और बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी शामिल था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है तो इसमें कौन कौन से शामिल हुए थे बैठक में, कौन कौन से देश? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। यह देश सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी से विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय प्रदान की। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर सेला दर्रा सुरंग पूछ लिया जाता है तो कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है। अगर दोस्तों सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की सेला दर्रा सुरंग का निर्माण कर रही है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। इस सुरंग ने भारतीय सेना को तवांग के पास व्यवस्थित नियंत्रण रेखा LAC के तक पहुंचा मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रायतू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख योजना है? तो रायतू बंधु दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तेलंगाना का दोस्तों, तेलंगाना का दोस्तों ये है। अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल का अनिवार्य बनाया है? तो दोस्तों जापान दोस्त की 2025 के बाद बनने वाले नए घरों में सोलर पैनल का आविष्कार करेगा। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वाले द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी घरों में कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए सौर पैनल की स्थापित किया जाएगा दोस्तों जापान देश में दोस्तों। और जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। तो देश ने 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का प्रतिबद्ध किया है। अब दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जस्ट बगल में दोस्तों बेल आइकन भी होगा, उसे प्रेस कर दें, जिससे यह होगा कि हमारी जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।